जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं सारी डिटेलिंग लेकर के आपके सामने आता हूं। फ्रेंड्स, आज है 2 सितंबर 2023 और यहाँ पे द हिंदू का डेली बैकग्राउंड डिटेल देता हूँ। जो आपकी मैप की डिटेलिंग है वो यहाँ पे दे देता हूँ, PIB एडिटोरियल डाउन टू अर्थ सारा कंपाइल करके। साथ ही साथ अभी आपकी एशिया की रिवर कवर होने के बाद यहाँ पे अफ्रीका की मैं रिवर कवर कर रहा हूँ। तो डेली करंट अफेयर इसी में कंपाइल हो जाती है, PIB कंपाइल हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एडिटोरियल, न्यूज सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे PIB डाटा से, जो आपका एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो PM यहाँ पे शक्तिकांत दास को कंग्रेचुलेट करते हुए, बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्यों? तो उनको A+ की रेटिंग प्रदान करी गई है ग्लोबल फिनांस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये चीज़ें इनको प्रदान करी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। A+ की रेटिंग। PM यहाँ पे 10 बिलियन UPI ट्रांजैक्शंस भारत में होने पे बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त 23 तक ये चीज़ें, सोचिए भारत में कितनी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो यहाँ पे 10 बिलियन प्लस हो गई। तो ये वर्ल्ड की लीडिंग है हम लोग अगर बात करी जाए फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर हाथ में मोबाइल और यहाँ पे हर फोन में यहाँ पे डिजिटल पेमेंट ऐप भी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भारत में यहाँ पे बहुत तीव्र गति से ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं। आगे और भी ज़्यादा बढ़ने के आसार यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करी है क्या कि जो लिटरेसी वीक होगी वो 1 से लेकर के 8 सितंबर तक यहाँ पे चीज़ें मनाई जाएगी। ये उल्लास के अंतर्गत ये चीज़ें चलेगी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब मना रही है? 1 से लेकर के 8 सितंबर तक। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे 33rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन्स में, जो 33वां है, याद रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय को लेकर के। अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बहुत बार ये मैं एडिटोरियल कवर किया हूँ, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग एंगल है और बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे मैं दे दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख ये दोनों एक ही थे, लेकिन 2019 में इन दोनों को सेपरेट UT बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी। और गवर्नमेंट ये बोलती है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को हम स्टेटहुड प्रदान करेंगे, अगर सही समय आई तो। उन्हीं सब चीज को लेकर के यहाँ पे बहस चल रही है। बात करी जा रही है सेंटर के स्टैंड की, कि जो वो कमिट किया है, क्या टाइमलाइन दिया है, किस प्रकार से रिस्टोर करेगा स्टेटहुड को लेके। जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया गया, यानी उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, उसको किस प्रकार से पुनः रिस्टोर करेगा, उसी पे बात चल रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे ये सारी चीजें बोलता हुआ नजर आ रहा है कि ये टेम्पोररी है और किस प्रकार से हम इसको लेकर के चलेंगे। तो ये बोल रहा है सीधे सीधे, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसको स्टेटहुड प्रदान करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही बातें पूछता हुआ नजर आ रहा है कि जो स्टेटस है आर्टिकल 370 आप कब रिज्यूम करेंगे। तो सीधे क्वेश्चंस करता हुआ नजर आ रहा है और ये टाइमलाइन भी पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो जो स्टेट की चीजें हैं यहाँ पे, वो बहुत हद तक डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे चलती हैं। अगर बात करी जाए सच में कि क्या यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस किस रूप में चलती हैं, तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे इंसर्जेंसी होती है, सेपरेटिस्ट ग्रुप होते हैं, यहाँ पे मिलिटेंसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेररिज्म होती है, यहाँ की डिफरेंट आइडियोलॉजी है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी इशू निकल के आती है। तो उसी डिस्टर्बेंसेस को लेकर के यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो स्टेटहुड इतना जल्दी अभी दिया नहीं जा पा रहा है। उसी को लेकर के प्रेसिडेंट यहाँ पे डिक्लेरेशन दिए थे कि आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव किया जा रहा है और होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू और कश्मीर भी यहाँ पे इनऑपरेटिव हो जाता है। तो यही सिंगल आर्टिकल है जो इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको यहाँ पे दे दी है। तो 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर प्लस
जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है इसी के साथ, और लद्दाख जो बिना असेंबली के है यहाँ पे, उसको यहाँ पर क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो ये सारी चीजें हैं। स्टेट की इलेक्शंस कमीशन यहाँ पे बात करी जा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पे सून इसको रिवाइव करेंगे ताकि इलेक्शंस भी यहाँ पे हो पाए। ये सारी चीजें हैं। अब चलिए बैकग्राउंड डिटेलिंग देख लेते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 370 क्या है। तो ये आपके किस पार्ट में है, क्वेश्चंस यहाँ से कई बार पूछा है। आपके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 21 में इसको रखा गया है और इसको क्या मेंशन किया गया था, सीधे सीधे अगर हम बात पूछें तो इसको टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन इसमें मेंशन है। किसमें, पार्ट 21 में। तो क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की जो है उसके पास ये शक्ति है कि वो सुझाव दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को कि ये अप्लाई होगी क्या स्टेट पे, क्या नहीं होगी। तो ये चीजें, इनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके कारण वो अपना राज्य को यहाँ पर चलाते थे। तो स्टेट असेंबली यहाँ पे एब्रोगेट कर सकता है क्या, आर्टिकल 370 पूरा, अगर वह चाहे तो। स्टेट असेंबली की बात करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे स्टेट असेंबली तो चाहा नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुई और यहाँ पे गवर्नर सीधे वो चीजें इम्प्लीमेंट कर दिए, यानी स्टेटहुड को खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो 367 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है तो इसी के अंतर्गत ये रूल्स इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी रूल्स रेगुलेशंस इसी के अंदर हैं कि किस प्रकार से आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट यहाँ पे किया वो रेगुलेट करता है क्या, सेपरेशन ऑफ पावर बाय ट्रांसफरिंग द करेंट पावर टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसी के अंतर्गत ये सेपरेशंस और ट्रांसफरिंग करी गई है जो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 35 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात करी जा रही है। तो ये है क्या, 35 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इससे क्वेश्चंस और जो बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया उससे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये जो आर्टिकल है ये इंपावर करती है जम्मू और कश्मीर को, शक्ति प्रदान करती है कि जो स्टेट की विधानसभा है वो परमानेंट रेसिडेंस है। अब परमानेंट रेसिडेंस का यही मतलब है कि जो भी वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो वहाँ के लोग ही उस जमीन के अधिकारी हो जाते हैं। तो स्टेट यहाँ पे इन प्रकार की प्रिविलेजेस राइट यहाँ पे उनको देती है। ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, जो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर 1954 ऑर्डर के अंतर्गत ये चीजें होती हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 के अंतर्गत ये चीजें इशू करते हैं। तो 35A जो है 370 के अंतर्गत इशू हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस यहाँ के कौन है वो बन जाते हैं। स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर ये चीजें डिफाइन करता है कि जो प्रिविलेजेस है, जो स्पेशल अधिकार है, स्पेशल राइट है, उसको हम प्रिविलेज बोलते हैं। तो क्या इंक्लूड करता है यहाँ पे, तो जो परचेज किया जा सकता है लैंड और इम्यूवेबल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी अचल संपत्ति जिसे हम बोलते हैं, तो वो एबिलिटी टू वोट और कंटेस्ट इलेक्शंस, उन्हीं के आधार पे यहाँ पे चीजें हो सकती हैं, इलेक्शंस लड़ी जा सकती हैं और वोट दिया जा सकता है, गवर्नमेंट में जॉब लिया जा सकता है। लेकिन आज के डेट की बात करी जाए तो ये सब चीजें हट गई हैं, इसलिए वन कॉन्स्टिट्यूशंस वन इंडिया हो गया है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यही सारी बेनिफिट यहाँ पे इन लोगों को प्राप्त हो रही थी। मैं बेनिफिट क्या कहूंगा, यहाँ पे दो तरीके की चीज है। पहली चीजें ये कहूंगा कि जो पहले की कॉन्स्टिट्यूशन थी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, वो तो चीजें थी, लेकिन अगर वो हट गई तो आज पूरे अगर बात करी जाए
भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशंस लागू है, यहाँ पे वो चीजें लागू हैं, यहाँ के स्कीम्स की लाभ भी उठा सकते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य भी वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक तरफ से फायदा, दूसरी तरफ से घाटा भी होगा। तो स्टेटहुड अगर बात करी जाए, पुनः इम्प्लीमेंट कर दिया जाए वहाँ पे, तो ये सब चीजों से वंचित हो जाएंगे और पुनः वहाँ के लोग ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो सकेंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में यहाँ पे हो सकेंगे, जो परचेजिंग लैंड है वहीं पे हो सकेगी। वुमेन को जो राइट्स है उस शादी करने के बाद यानी बाहर उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर के बाहर। तो इस प्रकार की बहुत सारी इश्यू निकल के आती है। तो नॉन परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, इवन अगर बात करी जाए इंडियन सिटीजन्स, तो ये इंटाइटल नहीं है इस प्रिविलेज को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हो जाएंगे एक बार यह स्टेटहुड हो गई तो ये सब इश्यू है जो आपको इसी आर्टिकल के अंतर्गत आती है। यही आर्टिकल यहाँ पे चीजें एब्रोगेट करी गई थी। अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं एडिटोरियल में, तो गवर्नमेंट क्या क्लेम कर रहा है, जो सिचुएशंस है वो अभी क्वाइट नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद, इन्फिल्ट्रेशंस, ये सब इंसिडेंट जो पत्थराव होती थी, ये बहुत हद तक कम करी गई है। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो नॉर्मेलिटी की अगर पिक्चर देखी जाए, गवर्नमेंट जो यहाँ पे बता रही है, तो उससे बहुत ज्यादा चेंज भी निकल के आ रही है कई जगहों पे। कई जगहों पे सच भी बात है, कई जगहों पे अल्ट्रेशंस भी निकल के आ रही है। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया कब इसको आप रिज्यूम करिएगा। तो ये रिज्यूम के पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी चीजें, तो जो पॉजिटिव चेंज है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशंस में, ये ग्राउंड सिचुएशंस पे अगर बात करी जाए, तो ये अर्ली इलेक्शंस होगा, रिस्टोर करने की बात करी जा रही है, तब जाकर के स्टेटहुड प्रदान करी जाएगी। तो ये जो आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कॉजेज क्या हैं, किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है अदर कंट्री को, वो सारी डिटेलिंग हम देखेंगे। अभी आपको अगर बता दें तो रशिया प्लस यूक्रेन, इन दोनों में वार चल रहा है। USA प्लस चाइना, इन दोनों में वार चल रहा है, मतलब ट्रेड वार। तो इस प्रकार की जो वार चल रही है तो वर्ल्ड को तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। तो किस प्रकार से कर रही है, किस प्रकार से ये जो जियोपॉलिटिक्स है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे इस एडिटोरियल के माध्यम से। कुछ चाइना का इकोनॉमिक है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं। चाइना बहुत लंबे समय से अगर बात करी जाए तो इन सब चीजों से गुजर रहा है, मिडिल इनकम ट्रैप में यहाँ पे फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो डिफ्लेशन भी हो सकता है चाइना और बहुत सारे वर्ल्ड में। तो जो भी अदर कंट्री हैं इससे भी डिफ्लेशन का शिकार हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें चाइना को तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत सारे सामान को ये स्वयं निर्माण करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें इसकी महारत हासिल थी, जिसके कारण यहाँ पे अब इशू स्लो डाउन वाली आ रही है। तो जी काफी परेशान हो रहे हैं। ये कौन है? प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? चाइना के। तो यहाँ पे यही सारी बातें बोली जा रही हैं। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरी तरफ बात करी जाए तो लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये सच्चाई है जो हम लोगों को मान के चलना चाहिए। बात करी जा रही है यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 2017 में जो यहाँ पे जी अनाउंस किए हैं जी जिनपिंग कि ये फोकस करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू में और ग्रोथ स्ट्रेटजी पे फोकस करेंगे। तो ये चीजें तो चल रही हैं, ये फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्लो डाउन का जो अप्रोच है वो इशू करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी इशू निकल के आ रही हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। क्या चीजें? इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, ये सब जो इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पे सोच कर अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे स्लो डाउन आया है, तो कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट किया तो उसका भी पैसा यहाँ पे डूब जाए, इसलिए बहुत सारे लोग सोच करके इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नो अदर कंट्री हैज मच पॉलिटिकल इकोनॉमी, सच बात है, कोई भी ऐसी कंट्री की यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी इस तरीके से पावरफुल नहीं है जैसी चाइना की है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग
हब के रूप में यहाँ पर उभरता हुआ नजर आया। चाइना की एबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे इसमें चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। पॉलिटिकल चॉइस की बात करी जाए तो बहुत सारी कंट्री में यहाँ पे इसके कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, साथ ही साथ इंडिया के साथ भी डिस्प्यूट हैं, यूएस के साथ ट्रेड वार चढ़ ही गया है यहाँ पे। तो ये किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है? रसिया के तरफ शिफ्ट हुआ है। जाहिर सी बात है, ये स्वाभाविक चीजें हैं। तो जो डिसऑर्डरली एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल है, तो जी इस चीज पे कहीं ना कहीं फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इसको यहाँ पे डील किया जाए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड ग्रुप आईपीओ यहाँ पे रिसेंटली सिग्निफिकेंट चीज आई। ये भी देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से इन्हीं के देश की कंपनी और जो अलग दूसरे कंट्री की कंपनी है वो भी सोच में पड़ गई है कि स्लो डाउन की वजह से क्या हमें इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, चाइना के एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पे फोकस क्या करने की बात कर रहे हैं कि इनोवेशंस और पार्टी की तरफ यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट चीजें हैं ये कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही हैं अभी। तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पा रही हैं तो मार्केट रन कैसे करेगा? वही स्लो डाउन का इम्पैक्ट निकल के आ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं। 50% ऑफ द इनकम यहाँ पे जो यहाँ पे लोग सेव कर ले रहे हैं वो भी यहाँ पे सचेत हो गए हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी चीजों को रिजर्व रखना है, यानी इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो ट्रेड वार चल रहा था अभी आपको बताया यूनाइटेड स्टेट और चाइना में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डी रिस्किंग चाइना प्लस चीजें चल रहा है। आपको पता ही होगा, यहाँ पे एक माइक्रोन कंपनी थी जो यहाँ पे यूएस की कंपनी है, वो चिप बनाती थी। तो आपको चिप बना करके यहाँ पे भेजती थी और ये कंपनी चाइना को बहुत हेल्प करती थी। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई है। कोविड पॉलिसी जो आई उसको लेकर के भी काफी लोग सचेत हो गए हैं। स्लो डाउन का इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे चाइना से लोग ट्रेड करना भी छोड़े हैं, रोके हैं, कम कर दिए हैं। तो इस प्रकार की चीज भी चाइना एक्सपीरियंस किया है। फूड सप्लाई की बात करी जाए तो ये भी अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं अलग प्रकार से कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट इशू हैं, क्राइसिस निकल के आ रही हैं, वो यहाँ पे चाइना को लेकर के तो आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे रेगुलेशंस है कि जो डिपेंडेंसी है उसको किस प्रकार से हम डील कर रहे हैं। क्योंकि चाइना देखिए, अगर एक तरफ से आप उसको बंद करिएगा तो चाइना तो रुकने वाला नहीं है, दूसरी तरफ से स्ट्रांग होकर के इमर्ज होकर के वो आना जानता है। उसी पे फोकस करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। जो डिपेंडेंसी थी दूसरे कंट्री पे इसकी, उसको छोड़ के आगे बढ़ने की बात बोल रहे हैं। मिडिल इनकम ट्रैप की बात करी जाए यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जो इसके शिकार भी होंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही हैं। 35 से लेकर के 49 तक किस प्रकार से यहाँ पे टारगेट करके आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए कुछ न्यूज और फैक्ट्स देख लेते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अगर बात करें तो यहाँ पे ईडी ने जेट एयरवेज के ऑनर को, जिनका नाम नरेश जगदीश राय गोयल जी हैं, इनको अरेस्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे लोन फ्रॉड केस में इनको 538 करोड़ का लोन था कैनरा बैंक से, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी की बैकग्राउंड दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देख ही लेते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यहाँ पे एक डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो ये चीजें देखेगी किस प्रकार से आप इकोनॉमिक क्राइम कर रहे हैं। तो इसी चीज को लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हो जाता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फोकस किस पे करता है? तो इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रोसिक्यूट करेगा केस मनी लॉन्ड्रिंग से और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो ये चीजें ब्लैक मनी जनरेट होती है उसको कर्व आउट करेगा। 2 की फैक्ट है उसको फोकस करता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो फेमा 1999 का एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत कार्य करता है, और फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018 में FEOA बनाया गया, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। 1956 1 मई को इसकी स्थापना होती है। और टेनियर ईडी डायरेक्टर की बात करी जाए तो 2 साल है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अनुसार। लेकिन परंतु किंतु क्या, यहाँ पे रिसेंट अमेंडमेंट लाया गया और टेन्योर कैन बी इंक्रीज टू
3 ईयर। तो इसी की वजह से यहाँ पे 10 ईयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस की थी कि आप 5 साल तक कैसे इनको रख रहे हैं, जबकि 2 साल की 10 ईयर है। आपातकालीन या बहुत विशेष ही परिस्थिति में 5 साल तक 10 ईयर को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई इतने काबिल ऑफिसर नहीं है जो पिछले ही ईडी को आप कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं? तो क्वेश्चंस किया था यहाँ पे। तो यही चीजें हैं जो 5 साल तक यहाँ पे बढ़ाई जा सकती हैं, 2 साल 10 ईयर दी गई हैं। तो आशा करते हैं जो आपको यहाँ पे दिया मैं क्लियर हो गई होंगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सजेस्ट किया है कि एयर ड्रॉप करिए जो भी फूड मटेरियल है, मेडिसिन है मणिपुर के लोगों को, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी चीजें नीड हो चुकी हैं, क्योंकि जो रोडेज है ना वो ब्लॉक कर दिए गए हैं दोनों एथनिक कम्युनिटी के। तो एक कुकी ग्रुप है, दूसरी मितई ग्रुप है। जो एरिया है यहाँ पे वो रोड ब्लॉक कर दी गई है। तो जस्टिस गीता मित्तल कमेटी इसी चीज को लेकर के बनाई गई है। क्वेश्चंस आ सकता है, याद रखिएगा। थाईलैंड के जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका क्या नाम है, थक्सिन सिनवात्रा, तो इनकी जो 10 साल की सजा थी वो 1 साल में बदल दी गई है राजा के द्वारा। तो ये एग्जाइल थे, दूसरे देश में रहते थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। ओणम का सीजन अभी रिसेंटली हम लोगों ने मनाया। तो यहाँ पे देखिए ओणम का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपके केरला में ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है। और थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट की ये पिक्चर है, टाइगर वाले पेंटिंग से लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ ले अगर परफॉर्म पुल्ली कल्ली कहाँ है, तो ये एक टाइगर डांस है, आपके केरल में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे बैन किया है रोडेंट कैचिंग ग्लू ट्रैप। तो ये बहुत ही ब्रूटल मुझे लगा। अगर बात करी जाए किसी भी देखिए जानवर को, या फिर अगर मान लीजिए ह्यूमन है, हम अगर रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे चल रहे हैं, यहाँ पे ग्लू लगा दिया जाए तो हम लोग वहीं के वहीं ऐसे खड़े रह जाएंगे, यहाँ से एक कदम भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसके कारण हम लोगों की वहीं पे डेथ भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से इतना स्ट्रांग ये ग्लू होता है, गोंद होता है ये, जिसके कारण यहाँ पे इश्यू निकल के आती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर चिड़िया को फंसाना हो या फिर रोडेंट चूहे को फंसाना हो तो ये ग्लू ला करके हम रख देते हैं और चूहे आते हैं इसी पे चिपक जाते हैं बेचारे, और यहाँ पे चिपक के इसी पे मर भी जाते हैं। तो ये पक्षी देखिए इस पे फंसी हुई है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे इसको बैन किया हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा यही मानना है इस प्रकार की चीजें आविष्कार नहीं करनी चाहिए जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड करिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या PETA यहाँ पे तो क्या है, पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी जो एनिमल का यहाँ पे ह्यूमन को लेकर के एनिमल के प्रति व्यवहार है वो यहाँ पे क्रूएल नहीं होना चाहिए। उन्हीं सब चीज को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट 1960 में आया, जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, यानी अभी हम कहाँ भेजे, चंद्रमा पे भेजे, तो चंद्रयान 3। अब हम लोगों का आदित्य L1 ये कहाँ पे जाएगा, आपका सूरज को रीडिंग लेने के लिए, यानी सूर्य क्यों इतना गुस्से में हो जा रहा है, सोलर फ्लेयर्स क्यों निकल रहे हैं, कोरोना का क्या हाल चाल चल रहा है, फोटोस्फीयर कैसे चल रहा है, उसकी रीडिंग भी हम कर पाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग को समझ पाएंगे, टेम्परेचर चेंज को समझ पाएंगे, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये मिशन तैयार है, आज लॉन्च हो जाएगा, जो आपको कल डिटेलिंग अच्छे से दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रिटेलिएटरी यानी बदले की भावना से डेनमार्क की बात करी जाए तो रसिया के जो एम्बेसी है उसके स्टाफ को बोला कि आप अपने स्टाफ को कम करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है जो आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका जो है फ्यूल क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो यहाँ पे फ्यूल को लेकर के राशन देना शुरू किया था, जो अब ये अनाउंस किया है कि क्या यहाँ पे इसको बंद किया जाए। तो यहाँ पे श्रीलंका जो है फ्यूल की राशनिंग को सीधे सीधे बंद करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक को यहाँ पे डील करना है। तो देश जो है बहुत निचले तबके पे चला गया था, इसको IMF लोन भी नहीं दे रहा था, तो इंडिया सपोर्ट किया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। चाइना ऐसी कंट्री है आपको डेब्ट ट्रैप में फंसा सकती है, लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री है आपको डेब्ट ट्रैप से निकाल सकती है। एक्स डेप्यूटी PM जो कि शनमुगरतन यहाँ पे सिंगापुर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, इनका नाम पर्सनालिटी सिंगापुर के प्रेसिडेंट यहाँ पे होंगे। अतबरा रिवर यहाँ पे पिछली बार मैंने बताया था, चलिए एक बार और देख लिया जाए। तो ये रेड नील और ब्लैक नील यहाँ पे
इसको यहाँ पे इस प्रकार से रेफर किया जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात करी जाए नाइल रिवर की, तो ये सबसे यानी नाइल रिवर जाकर के मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। तो ये सबसे नॉर्दर्न रिवर है जो जाकर के अतबरा जगहों पे अतबरा रिवर ये जाकर के मिलती है। तो सबसे नॉर्दर्न रिवर है जो जाकर के नाइल रिवर में मिलती है। उसके बाद नाइल रिवर जाकर के सीधे उड़ेल देती है मेडिटेरेनियन सी में। तो ये चीजें याद रखिएगा जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये राइज कहाँ से होती है, तो नॉर्थ वेस्ट एथियोपिया से और लेक टना के आसपास से, जो गुंडार के पास है 30 किलोमीटर वेस्ट तक। ये 805 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नॉर्थ सेंट्रल सूडान में जाकर के मिल जाती है अतबरा में। ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है अतबरा जो आपको अभी मैं बताया। तो आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। देख सकते हैं लेक टना से निकल रही है अतबरा रिवर और यहाँ पे नील रिवर में जाकर के मिल जा रही है, जो मेडिटेरेनियन सी में जाकर के मिल जाती है। ये सारी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।